हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित मतलब मानव के बिना गया हुआ अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो यानी सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान का नाम था चंद्रयान फर्स्ट, जो कि कब भेजा गया था। तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। और इसे किसने लॉन्च किया था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे कि हम इसरो के नाम से भी जानते हैं, तो इसरो के द्वारा इसको विकसित किया गया था। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था कि भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो एक वर्ड में आपको याद रखना है, चंद्रयान फर्स्ट, जो कि 22 अक्टूबर 2008 के में लॉन्च हुआ था। इतना याद रखना है। और आपको पता ही होगा कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आपको जितना प्रश्न का आंसर बताएंगे ना, सभी को आपको क्या करना है, अच्छे से केवल और केवल समझना है। एक जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे एग्जैक्ट आपको रटना नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बस आपको समझा रहे हैं, आप लोग समझ जाइए और एग्जाम में जाकर के क्या कर दीजिए, उसको अपनी भाषा में बना करके लिख दीजिए। बस अब बचेगा क्या, तो बचेगा आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ। तो पीडीएफ तो आपको बता ही दिए कैसे लेना है। तो आप लोग पीडीएफ को लेकर के इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। यहाँ पर बस आपको समझा रहे हैं, इसको समझिए, रिवीजन कीजिए और एग्जाम में जाकर के अपनी भाषा में बना करके अपने उत्तर को लिखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग याद करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाएगा और उतना आप लोग याद भी नहीं कर पाइएगा। अगर आप लोग याद कर भी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप भूल जाएंगे। लेकिन समझे रहेंगे तो आप लोग अपने से भाषा में बना करके अपने एग्जाम में उत्तर को लिख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से आप क्या समझते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से हम क्या समझते हैं। तो इससे हम समझते हैं इस कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, टेलीकॉम और संबंधित सेवाओं का विकास, उत्पादन और वितरण करने वाला क्षेत्र। जैसे ही ये वर्ड आता है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इस उद्योग से हम क्या समझेंगे। तो इस उद्योग से ये समझेंगे कि इसमें कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को, इंटरनेट को, टेलीकॉम को और इससे संबंधित जो सेवा होती है उस सब का विकास, उस सब का उत्पादन और उस सब का वितरण करने वाला क्षेत्र। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवासों की 5 विशेषताओं का उल्लेख करें। ग्रामीण अधिवास जो होते हैं, अधिवास मतलब क्या होता है, जो ग्रामीण घर होते हैं, ग्रामीण इलाका में जो घर होते हैं उसकी 5 विशेषता बताना है। तो 5 क्या, आप तो 15 विशेषता बता देंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे गांव में ही रहते हैं। तो ग्रामीण अधिवासियों की 5 विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है और एकदम पॉइंट वाइज आपको उत्तर लिखना है, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर पॉइंट में देखेगा, तुरंत पढ़ लेगा। क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि आप लोग डिटेल में से लाइन टू लाइन लिखिएगा और वो लाइन आपको पढ़ेगा, नहीं, उसके बाद इतना टाइम ही नहीं होता। क्योंकि उसको जितना ज़्यादा वो कॉपी चेक करेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा भी मिलेगा और उतना जल्दी उसका काम भी खत्म होगा। इसलिए वो क्या करता है, ऊपर से आपका 1 या 2 प्रश्न पढ़ेगा, वो समझ जाएगा कि बच्चा किस तरह का लिखा होगा और वो एवरेज मार्क्स देते हुए चला जाएगा। लेकिन आपको क्या करवाना है, एग्जामिनर से अपने जो आंसर लिखे हुए हैं उसको पढ़वाना है। अब वो पढ़ेगा कैसे, जब आप पॉइंट में लिखिएगा तो उसको लगेगा क्या पॉइंट में लिखा है, थोड़ा देख ही लेते हैं। तो जब इस तरह से देखेगा कि छोटे आकार का और घनत्व, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन था ग्रामीण अधिवासियों की 5 विशेषता। तो ग्रामीण जो घर होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं और घनत्व में होते हैं। यानी क्या होता है, गांव में आप देखते होंगे कि छोटे आकार के होंगे और सबका घर सटा हुआ घनत्व में होगा, यानी कि सटा सबका आसपास में ही घर होगा। कृषि और पशुपालन आधारित व्यवस्था, अर्थव्यवस्था होती है ग्रामीण में, यानी गांव में। और तीसरा परंपरागत और सांस्कृतिक विरासत, यानी कि वो परंपरा रूप से अपना काम करते हैं और उनकी सांस्कृतिक विरासत होती है, उनका जो सदियों से चला आता हुआ रिवाज रहता है उसके आधार पर वो अपना काम करते हैं गाँव के लोग। और क्या चौथा, तो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता, यानी जो प्राकृतिक हमारे संसाधन है, जैसे कि जल हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, वन हो गया, यानी प्राकृतिक जितने भी संसाधन है इसी पर गांव के लोग अधिकतर निर्भर करते हैं। सामुदायिक और सहयोगी जीवन शैली, सामुदायिक और सहयोग, यानी कि एक दूसरे के सहयोग के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये सब क्या हो गए, ये सब होगी ग्रामीण अधिवासियों, यानी कि गांव में रहने वाले लोगों की विशेषताएं। 5 विशेषताएं यहाँ पर इसलिए बताएं क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप लोगों को करवा रहे हैं। अगर ये सेम प्रश्न आपसे दीर्घ उत्तरीय में पूछ ले 5 नंबर में, तो यहीं पर आप लोग पॉइंट और बढ़ा दीजिएगा और आपको कितना सारा विशेषता पता होगा गाँव की, वो सारा लिख सकते हैं। समझ गए। और यहाँ पर जितना बताएं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सेम टू सेम यही 5 पॉइंट आप लिखे। इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि ये विशेषता हो सकती है और वो सही है तो आप लोग लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 5 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा लघु उत्तरीय प्रश्न में इतना ही लिखना है।
अगला क्वेश्चन है जल संसाधन का संरक्षण जरूरी क्यों है। जो इतना हम सुनते हैं कि पानी को बचाना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, तो आखिर पानी को बचाना क्यों चाहिए, जल संसाधन का संरक्षण आखिर जरूरी है क्यों। तो जीवन क्या आप जानते हैं कि जीवन के लिए जल जो है आवश्यक है, इसलिए हमें पानी को बचा करके रखना चाहिए। हमारा जीवन पानी के बिना तो कुछ है ही नहीं। जल की कमी से सूखा और जल संकट हो जाता है। कई बार क्या देखते होंगे आप लोग, गांव में भी देखते होंगे कि कई बार क्या हो जाता है, जून जुलाई या मई के महीने में सूखा जैसा हो जाता है। जब आप चापाकल चलाते होंगे तो उसके अंदर से पानी नहीं निकलता, यानी कि सूखा का संकट आ जाता है। इस संकट से उभरने के लिए हमें क्या करना होगा, पानी को अच्छे तरीके से बचा करके रखना होगा, जितना जरूरी होगा उतना ही खर्च करना होगा। तीसरा है जल प्रदूषण से स्वास्थ्य खतरा। क्या होगा, अगर जल नहीं बचाएंगे और जल पानी बढ़ेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, उससे जल प्रदूषण हो सकने का खतरा बन जाएगा। जल संरक्षण से क्या होता है, तो ऊर्जा और खाद्य उत्पादन में मदद होता है। खाद मतलब यहाँ पर खाद मतलब वो खाद नहीं होता है, खाद बीज जो होता है वो वाला खाद नहीं, खाद मतलब खाने की पदार्थ जो भोजन होता है। तो जल संरक्षण करेंगे, इससे ऊर्जा मिलेगा और खाद्य उत्पादन जो होगा, यानी जो हम खेती करते हैं, खेती में जो कृषि करते हैं उसमें जितने भी अनाज उपजाए जाते हैं उस सब में मदद मिलेगी, क्योंकि पानी से ही तो उपजाए जाते हैं, जैसे पानी तो पटा ही जाता है। तो इस सब के लिए जरूरी है क्यों, तो जल संसाधन का संरक्षण। समझिए, यानी कि पानी का बचाना क्यों जरूरी है, इसका एक नहीं आप लोग कम से कम 15-20 तो बता ही दीजिएगा कि इस कारण से जो है जल संसाधन यानी कि पानी का बचाना जरूरी है। यहाँ पर आपको केवल और केवल 5 पॉइंट बताएं, 5 पॉइंट बताएं, सिर्फ आप लोग समझ लिए। अपने एग्जाम में जाकर के आपको जो पॉइंट अच्छा लगे, जो आपको याद हो लिख दीजिएगा। 5 के वाला आप 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और 3-4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3-4 पॉइंट लिखना है। और याद रखना है कि क्वेश्चन का आंसर पॉइंट वाइज ही लिखना है, ऐसे आप लोग को ऐसे लाइन टू लाइन नहीं लिखना है फॉर्मेट में, आपको ऐसे पॉइंट बना करके ही लिख देना है। समझ गए। और अगर आप लोग अभी तक पीडीएफ नहीं लिए, सारे जितने भी आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ, तो आप लोगों को जल्दी से बता देते हैं कि कैसे आपको लेना है और इसमें आपको क्या मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है इस पीडीएफ को ले चुके हैं। जो लोग भी इस पीडीएफ को ले लिए, वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको जल्दी से बता देते हैं कि इसमें आपको क्या मिलेगा। तो देखिए, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा, उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। पहला बात क्लियर होगा कि किस किस सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। तो आर्ट्स में आपका जो भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट आपको बता दें, तो आपका अगर मैथिली होगा तो मैथिली का एक नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, यहाँ देख सकते हैं 10 सब्जेक्ट का नाम दिया हो, इस 10 में से आपका इसी में से कोई 5 सब्जेक्ट होगा, 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। इतना समझ गए। अब आपको ये जानना चाहिए कि इस पीडीएफ में रहेगा क्या, जो हमें लेना ही चाहिए। आपको पीडीएफ इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, और ये गारंटी मिलेगी कि इतना कर लेने के बाद आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में मिलेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मिलेगा। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की खास बात यह है कि इसमें आपको सिंपल लैंग्वेज में, जैसे भी आप लोग देख रहे होंगे कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन को जिस तरह से जितना लाइन में लिखना चाहिए, 2-3 लाइन में, क्योंकि आप लोग जब गेस्ट पेपर पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं या कहीं और से आंसर पढ़ते हैं, तो उसमें आपको क्या मिलता है, एक ही प्रश्न का जो 2 नंबर वाला है यानी कि लघु उत्तरीय वाला, उसका आंसर आपको बड़ा मिलेगा। 10-15 लाइन में, 10 लाइन में मिलता है, और वो किताबी भाषा में लैंग्वेज रहता है, सिंपल लैंग्वेज नहीं रहता है, अपनी भाषा में लैंग्वेज नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको लैंग्वेज मिलेगा, जो प्रश्न उत्तर में, ज्योग्राफी के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में, वो सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा, और जितना यानी लघु उत्तरीय में आपको ज़्यादा 50 वर्ड में मिलेगा, उससे ज़्यादा वर्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आपको इतना ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का है तो 1 पेज लिख लिए, उससे एग्जाम में 2 तो दे ही देगा, कुछ भी लिखा रहेगा तो नहीं। सही लिखना है, सटीक लिखना है, अच्छे से लिखना है। समझ गए, ज़्यादा लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो ये तो समझिए आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, और एक सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो 5 सब्जेक्ट का मिलेगा। डिटेल में बताएंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना ऑब्जेक्टिव मिलेगा, कितना सब्जेक्टिव मिलेगा, सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं लेना कैसे। तो केवल और केवल आपको 50 रुपये पे करना है, और 50 रुपये में ही आपको 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको केवल और केवल 50 रुपये में मिल जाएगा। अब ये पे कैसे करना है 50 रुपये, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोग 50 रुपये पे कर देना आप लोगों को, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप पे आप लोग को स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो, भी बताएं, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो 5 सब्जेक्ट आप लोग बता दीजिएगा। 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो आप लोग को तुरंत मिल जाएगा। इस पीडीएफ को लेकर के अच्छे से अगर आप लोग तैयार कर लेते, पढ़ लेते, तो यकीन मानिए इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। समझ गए। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण क्या होता है, यानी कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। हवा में जो प्रदूषण सुनते होंगे आप लोग वो क्या हो जाता है। चाहिए आप लोग अभी सुन रहे होंगे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो वायु है वो खराब हो चुकी है, इसलिए दिवाली का समय था उस समय पटाखा पर भी बैन लगा दिया गया था। तो ये वायु प्रदूषण होता क्या है। तो वायु प्रदूषण जो है ये वातावरण में हानिकारक गैस, धूल, धुआं, अन्य पदार्थ का मिलना जो स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, वही होता है वायु प्रदूषण। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि वायु प्रदूषण क्या हो जाता है। तो जो जहरीली गैस होती हैं, कुछ जो केमिकल निकलती है फैक्ट्री से, या फिर कोई धूल हो जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे कंस्ट्रक्शन का कहीं पर काम हो रहा है, वो बिल्डिंग टूट रहा है, बन रहा है, तो उस सबसे क्या हो रहा है, धूल निकल रहा है, वो धूल हो गया। कहीं धुआं हो गया, कहीं पर कोई पराली जला देते हैं, या फिर किसी और चीज़ का धुआं होता है, या फिर गाड़ी का ही जो धुआं होता है, या अन्य पदार्थ का जो मिलना जो जिससे प्रदूषण फैल सके, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है और हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक पहुंचाता है। तो यही क्या होता है, तो यही वायु प्रदूषण होता है। और ज्योग्राफी में आपके इसी तरह के प्रश्न आएंगे। और जैसे अगर बात कर ले, जैसे आप थोड़ा और लिख देंगे, क्योंकि इतना लिखने से आपको 2 नंबर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एक ही नंबर मिलेगा। तब बता सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो धूम्रपान से जो धुआं निकलता है, ये औद्योगिक यानी कि जो फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है, उससे जो धुआं निकलता है, और जो हम सिगरेट वगरेट को किसी को आप देखते हैं पीते हुए, वो पी लेता है, उससे जो धुआं निकलता है। उसके बाद वाहन से जो धुआं निकलता है, जलने वाले जो ईंधन होते हैं, जो हम घर पर ही देखते होंगे जो जलाते हैं ईंधन, उस सब से क्या होता है, जो धुआं निकलता है। कचरे से जलने वाला जो धुआं होता है, इस सब से क्या होता है। और भी पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर में पूछा जा रहा है, तो बस 4-5 पॉइंट लिख दीजिए, काम खत्म। तो समझ गए कि क्या होता है वायु प्रदूषण, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं, बस कैसे लिखना है वो आपको बता दिए। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं। स्तंभ मतलब क्या होता है, जैसे पिलर होता है, खंबा होता है, वैसे मानव विकास के 4 स्तंभ क्या क्या हैं। तो मानव को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय। यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर में पूछा जा रहा है और नाम आपको बताना है, डिटेल नहीं एक्सप्लेन करना है। यही आपसे पूछा जाता है मानव विकास के 4 स्तंभ। तो आपको क्या करना पड़ता है, दीर्घ उत्तरीय में अगर पूछा जाता तो सबको बताना होता, शिक्षा क्या है, आर्थिक विकास क्या है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको लघु उत्तरीय में नाम ही बताना है। तो समझ गए। तो मानव विकास के बहुत सारे स्तंभ है, यहाँ पर 4 पूछा जा रहा है, इसलिए हम 4 ही बताए हैं। इन स्तंभों पर आधारित मानव विकास सूचांक HDIE देशों के विकास को मापता है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं इस स्तंभ को, इसी स्तंभ के आधार पर HDI जो है ये क्या करता है, हर एक देश का जो विकास होता है उसको मापता है। समझ गए। मानव विकास के 4 स्तंभ, चारों को अच्छे से याद कर लीजिए। कोई याद करना इसमें क्या है, इसमें याद, शिक्षा याद ही हो गया, स्वास्थ्य याद ही हो गया, 2 है, इसको याद कर लीजिए, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। समझ गए। सॉरी, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किन्हीं 4 प्रमुख सूखा संभावी राज्य को लिखिए। यानी कि अब आपको बताना है कि अब संभावी मतलब अब कुछ सालों में 10 साल, 20 साल, 50 साल, मतलब जो अगले 10-20 साल में ऐसा राज्य का नाम बताएं जो कि सूखा का शिकार हो सकता है। तो पहला आपको तो पता ही होगा, राजस्थान। आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि राजस्थान में ही पानी की सबसे ज़्यादा कमी रहती है। राजस्थान के बगल से ही याद कर लीजिएगा गुजरात, वहाँ पर भी ज़्यादा ही बालू वाला इलाका है, इसलिए गुजरात भी याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र तो या पता ही होगा आपको। और एक याद कर लीजिए आंध्र प्रदेश। मतलब क्या बचा याद करने का इसमें, आंध्र प्रदेश एक याद कर लिए, 3 तो पहले से याद ही था, हो गया। भारत में किन्हीं 4 प्रमुख सूखा संभावी राज्यों के नाम बताइए। 2 लिख देंगे तो 1 नंबर, 2 और लिख देंगे 2 नंबर, और 1 के 2 क्या लिखना है यहाँ पर, तो आप 5-6 लिख सकते हैं, लेकिन जो कि यहाँ पर संभावी बताना है, अभी सूखा नहीं है, संभावित है, सूख सकता है। तो याद ही हो गया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में वर्षा की कमी और जल संकट के कारण सूखा होना क्या होता है, आम बात हो जाता है। हो गया आपके 2 नंबर पक्के। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 4 मध्यकालीन शहरों के नाम बताइए। मध्यकालीन शहर किसको कहा जाता है, आपको पता होगा, आपके हिस्ट्री में 15 चैप्टर है, 15 में 5 चैप्टर है आपके प्राचीन, 5 है मध्यकालीन और 5 है आधुनिक। प्राचीन मतलब क्या, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप पढ़ते हैं वो सब हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं वो सब हो गया क्या, प्राचीन में। और मध्यकालीन में जो आप अकबर के बारे में पढ़ते हैं, जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं, वो सब क्या हो गया, मुगल काल जितना सब है अधिकतर वो सब हो गया आपका मध्यकालीन इतिहास। और आधुनिक मतलब जो जहाँ पर 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं, गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब क्या हो गया आपके, ये सब हो गया आधुनिक इतिहास। समझ गए। तो सिंपल सा है कि 4 मध्यकालीन शहर जो मध्यकाल में, मध्यकाल जिस समय अकबर का समय था, या फिर कह सकते हैं आप लोग क्या कहते हैं, जहांगीर का समय था, औरंगजेब का समय था, इस समय जो 4 जो शहर बने थे उस शहर का नाम बताना है। तो पहला तो दिल्ली, दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत की ये राजधानी थी। ये जो दिल्ली थी ये क्या थी, तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की राजधानी थी दिल्ली। दूसरा आगरा, जो कि मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। तीसरा
आगरा लखनऊ जो कि अवध की राजधानी थी, और चौदरा हैदराबाद जो कि गोलकुंडा और असाफ जहाँ की राजधानी थी। तो अगर ये सब नहीं भी लिखते हैं राजधानी, तो यहाँ पर तो आप डिटेल में थोड़ा बता दिए आपको, बस 4 ये नाम रख लीजिए, दिल्ली, आगरा, लखनऊ और हैदराबाद, ये सब क्या है, तो 4 मध्यकालीन शहर का नाम है, समझ गए। इन शहरों में मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वास्तुकला की विरासत जो है उसको हम देख सकते हैं, देखी जा सकती है। तो याद हो गया आपको भारत के 4 मध्यकालीन शहर के नाम। अब ये बताइए आप कि इस 8 क्वेश्चन अभी आपको करवाएं, इस 8 क्वेश्चन में कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ जाएगा और आपसे छूट जाएगा। इसी तरह से आपको जो आपको ऊपर पीडीएफ बताएं, सेम इसी तरह से पीडीएफ में आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर। और इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और हर एक क्वेश्चन तो आपको करवा ही रहे हैं, रोज क्लास हो रहा है, आपको यूट्यूब पे रोज वीडियो अपलोड हो रहा है, उसको रोज देखिए। और इसी तरह से देखिए अभी 8 क्वेश्चन है, इसको 2 मिनट के अंदर फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जैसे भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था, पता है चंद्रयान फर्स्ट, थोड़ा डेट याद कर लीजिए, हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इसका मतलब क्या है, यानी कि जिससे संबंधित होता है टेलीकॉम सेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब क्या हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा है ग्रामीण अधिवास की 5 विशेषताएं, यानी कि गांव की, सिंपल गांव की जो 5 विशेषता है वो आप बता दीजिए, 5 नहीं आप 10-15 बता दीजिएगा। अगला है जल संसाधन क्यों जरूरी है, तो जल जो है इसको संसाधन यानी कि जल को बचाना क्यों जरूरी है, सिंपल, तो आप बता सकते हैं 4 नहीं 40 भी पॉइंट बता सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण क्या है, जानते ही हैं वायु प्रदूषण क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव विकास के 4 स्तंभ, 2 तो आपको पता ही है, बस याद करने के लिए 2 है, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, हो गया। और अगर 7वां क्वेश्चन देखें तो भारत की किन्हीं 4 प्रमुख सूखा संभावित राज्य बताई दिए, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, हो गया। 8वां क्वेश्चन 4 मध्यकालीन शहर के नाम, तो दिल्ली, आगरा, लखनऊ और हैदराबाद। देखिए 8 क्वेश्चन और 8 के 8 आपको याद, बाहर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ में ये सारा क्वेश्चन तो रहेगा ही, तो आपको बस एक बार पढ़ लेना है, पढ़ लेने से क्या होगा, याद रहेगा, अच्छा ये इसका ये बस। देखिए एग्जाम के जब आपका एग्जाम रहेगा उससे पहले आपका क्या हो जाना चाहिए, ऐसा इस तरह से आप याद रखें, जैसे ही क्वेश्चन देखें ना, अभी जैसे क्वेश्चन पढ़े और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ क्वेश्चन पढ़े वायु प्रदूषण, हमें पता है उसका आंसर क्या है, पढ़ना ही है ही नहीं, हमें आगे बढ़ना है। हमें पता है कि जल संसाधन क्यों जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है उसका आंसर, हम आगे बढ़ना है बस। मतलब इस तरह की तैयारी आपकी हो जानी चाहिए एग्जाम से पहले तक, तब जाकर के आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे। और ऐसा नहीं कि अब एग्जाम से आज एक दिन रात पहले और हम पढ़ रहे हैं कि जल संसाधन क्यों जरूरी है, इसका डिटेल में पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ेंगे तो फिर तो हो गया, क्योंकि आपको पहले से अच्छे से सारा आंसर पता होना चाहिए, बस उस समय रिवाइज करना है। इसलिए अभी से अच्छे से तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। जो पीडीएफ है उसको लेकर के अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, जितना क्वेश्चन है वो आपको करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।